इस समय हम मैक्लोडगंज के मेन अट्रैक्शन दलाई लामा जी के मंदिर में आए हुए हैं। शुरुआत में ही दलाई लामा द्वारा दिए गए कुछ मैसेजेस दिखाए गए हैं और यहाँ पे मिसिंग 11th पांचेन लामा के बारे में बताया गया है। दलाई लामा मंदिर में आने के बाद माहौल ऐसा नज़र आ रहा है, ग्राउंड में ही बच्चे अपना मस्ती मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और खेल रहे हैं। आप देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो। मंदिर में दर्शन करने के लिए भी लोगों का अच्छा रश है और लोग अभी आ रहे हैं खूब। लामा बच्चों से पूछने पर उन्होंने बताया कि इस समय उनकी छुट्टी हो गई है और 1:30 बजे दोबारा फिर उनकी क्लास स्टार्ट होगी। ये सामने हमारे हनुमान जी के भक्त आए हुए हैं। इस समय हम मुख्य मंदिर में एंटर कर रहे हैं। सामने मूर्तियों को ट्रांसपेरेंट शीट से ढका हुआ है क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत से टूरिस्ट और भी आए हुए हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है और ये एक बहुत बड़ा सा हॉल भी है जहाँ पर लोग बैठकर प्रेयर करते हैं। चारों तरफ पेंटिंग्स की हुई हैं। ये मणि चक्र कहलाता है और इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप का पुण्य मिलता है। कृपया बाएं ओर घुमाएं, यही सामने लिखा हुआ है। उन्नीस 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 14th दलाई लामा वहाँ से बचकर भारत आ गए। तिब्बतन लोग उन्हें नॉर्मली यशिन नोरबू अर्थात इच्छा पूरी करने वाला जेम या कुंदन मानते हैं। 1989 में उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। दलाई लामा जी के मंदिर से बाहर निकलने पर बिल्कुल सामने ही तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट है। इस मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शॉल, क्लोथ्स, वुलन आइटम्स, बैग्स, हर प्रकार की वस्तुओं के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। सुबह का टाइम है इसलिए टूरिस्ट अभी बाज़ार में नहीं आए हैं। अभी रिसेंटली मैंने डलहौजी पर एक एपिसोड बनाया था, वहाँ पर भी इंडो तिब्बतन मार्केट के बारे में बताया था जो कि गांधी चौक पर थी। उसी टाइप का कल्चर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब हम माल रोड में एंटर कर चुके हैं। माल रोड दलाई लामा जी के मंदिर से मेन स्क्वायर तक 900 मीटर का रास्ता है और इसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। सुबह के टाइम है, यहाँ पर भी रश नहीं है। अब हम टी फैक्ट्री की ओर जा रहे हैं। टी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने के बाद अब मैं बाहर आ चुका हूँ और ये फैक्ट्री के बाहर का दृश्य है। टी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैं आपको टी गार्डन को देखते हुए आपसे शेयर करता हूँ। स्टाफ ने बताया कि चाय की पत्तियों को तोड़कर दोपहर 12 बजे व शाम 5 बजे फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर वेटिंग प्रोसेस में इन पत्तियों को सारी रात मशीन पर डालकर नीचे हीटर चलाया जाता है और इसके बाद रोलिंग प्रोसेस में इन्हें 45 मिनट तक रोलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसे बाहर निकालकर नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है। इसके बाद ड्राइंग प्रोसेस में इसे एक बहुत बड़ी मशीन में
20 से 25 मिनट तक डाला जाता है और मशीन का टेम्परेचर 250 से 255 डिग्री पर रखा जाता है। इसके बाद इसे सॉर्टिंग मशीन में डाला जाता है और सॉर्टिंग का सारा प्रोसेस सॉर्टिंग ऑपरेशनल डायग्राम पर डिस्प्ले किया गया है। उसी आधार पर इसे सॉर्ट कर ग्रेड अनुसार पैक कर मार्केट में बेचा जाता है। इसके साथ ही मैं ऐड करता हूँ कि स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था और उन्होंने हर प्रोसेस को अच्छी तरह बताया। इस समय हम स्टेट वार मेमोरियल धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। ये वार मेमोरियल हिमाचल के उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 1947 से अब तक डिफरेंट ऑपरेशंस में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके नामों को ब्लैक स्टोन पर गोल्डन कलर में इनग्रेव किया गया है। अब हम अंदर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सामने भारत का नक्शा बना हुआ है और सामने इनग्रेव किए हुए पत्थर स्टोन लगे हुए हैं और ये मेमोरियल है जिसमें हिमाचल के शहीदों के बारे में बताया गया है। ये मेन स्मारक है, शहीद स्मारक, जिस पर अमर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। जब भी हम किसी शहीद स्मारक पर जाते हैं तो अपने आप ही दिल से होठों पर ये शब्द आ जाते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उन अमर शहीदों को शत शत नमन जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये ब्लैक स्टोन में गोल्डन कलर में उनके नाम इनग्रेव किए गए हैं। ये अमर शहीदों को नमन करते हुए बोर्ड बनाया गया है। अब हम यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ओर प्रस्थान करेंगे। इस समय हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में सबसे ऊंचाई पर बना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ये सी लेवल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर है। वर्ल्ड कप 2023 में यहाँ पर 5 इंटरनेशनल मैच खेले गए थे, जिनमें से एक मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में खेला गया था। हालांकि चैल में 2444 मीटर की ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। इस ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम द्वारा डोमेस्टिक मैच भी खेले जाते हैं। अगर मौसम क्लियर हो तो इसकी बैक साइड पर हम स्नो माउंटेन्स को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। 2005 में इंडिया और पाकिस्तान टीम द्वारा एक वार्म अप मैच भी खेला गया था और 27 जनवरी 2013 में फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक 2017 में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम द्वारा ये मैच जीता गया था। इस समय हम देख रहे हैं कि वोमेन क्रिकेट टीम द्वारा स्टेडियम में प्रैक्टिस की जा रही है और टूरिस्ट उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया। इस समय हम नोर्बुलिंग का
इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हैं। 1995 में होली हाइनेस दलाई लामा जी द्वारा स्थापित इस इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट और आर्ट एंड लिटरेचर को प्रेजर्व करना है। इस इंस्टीट्यूट के टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और एंट्री फ़ीस तिब्बतन के लिए 20 रुपये और टूरिस्ट के लिए 50 रुपये है। ये इंस्टीट्यूट मंडे को क्लोज़ रहती है। ये इंस्टीट्यूट मैक्लोडगंज से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मंदिर, म्यूज़ियम, कैफ़े, शॉप, रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बना हुआ है जहाँ पर आप किराया देकर यहाँ पर रह सकते हैं। अब आप मेरे साथ ही इस इंस्टीट्यूट में बनी हुई मंदिर और बाकी आइटम्स को एंजॉय कीजिए। ये बुद्धा टेम्पल, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, ये सामने पेबल्स रखे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर पेबल्स को एक के ऊपर एक रखा जाए और साथ की डेयरी बन जाए तो इससे आपके मन की इच्छा पूरी होती है। लोग यहाँ पर डेयरियाँ बना रहे हैं। ये सामने हम देख रहे हैं कि 2 डेयरियाँ सामने बनी हुई हैं हमारे सामने ही, और ये बम्बूस ट्री लगे हुए हैं। एक ही साथ में सैकड़ों की संख्या में बम्बूस ट्री लगे हुए हैं। ये रेस्टोरेंट में स्पेशल वेज बफ़े ओनली 55 गलत है, ये एक्चुअल में 550 है। इस समय हम मैक्लोडगंज में मेन स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। मेन स्क्वायर मैक्लोडगंज का सबसे ज़्यादा रौनक भरा एरिया है, क्योंकि शाम के टाइम पर सभी टूरिस्ट यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह सारा दिन घूमने के बाद शाम को हर टूरिस्ट यहाँ की रौनक को एंजॉय करना चाहता है। मैक्लोडगंज से एक रास्ता बागसुनाथ मंदिर की तरफ जाता है, एक रास्ता दलाई लामा टेम्पल को जाता है, एक रास्ता धर्मशाला को जाता है, एक रास्ता धर्मकोट को जाता है। तो मेन स्क्वायर एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप हर तरफ की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसलिए टूरिस्ट इसी मेन स्क्वायर की सराउंडिंग में ही अकोमोडेशन लेना पसंद करते हैं, और यहाँ पर रीज़नेबल रेट पर अकोमोडेशन भी मिल जाती है। मेन स्क्वायर पर ही बार, कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल्स, टूर एंड ट्रैवलर एजेंट्स के ऑफिसेस, सभी प्रकार की बिल्डिंग यहीं पर है। मेन स्क्वायर एक ऐसा कमर्शियल पॉइंट है जहां पर टूरिस्ट से रिलेटेड हर प्रकार की सुविधा यहां पर उपलब्ध है। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू भी लगा हुआ है, जो कि यहां का एक आकर्षण है। अब आप मेरे साथ ही मेन स्क्वायर की रौनक को एंजॉय कीजिए। सामने एक शॉप है, नाम है पापा विस्की। गुड। टूर की समाप्ति पर मैं इस समय धर्मशाला स्काईवे पहुंच चुका हूं। यहां से रोपवे द्वारा मैं मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाऊंगा। अंदर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर टाइमिंग दिया हुआ है और साथ में रेट लिस्ट लगी हुई है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। टाइमिंग 2 जून 2024 से एप्लीकेबल है। 9:30 AM to 8 PM, राउंड ट्रिप टिकट टिल 7:30 PM, वन वे ट्रिप टिल 8 PM और रोपवे विल क्लोज एट 8 PM।
इसी तरह रेट लिस्ट लिखी हुई है, 1 वे ट्रिप 480 एंड राउंड ट्रिप ₹700। तो रोपवे द्वारा धर्मशाला पहुंचने के बाद मैं धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा। इसके साथ ही मेरा ये टूर यहाँ पे समाप्त होता है। बाय बाय।